हेलो फ्रेंड्स, पेरिसल जीएस के ऑफिसर फोरम पे आपका स्वागत है। मित्रों, घटना सार के आर्थिक घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है, इसका आज आपका आर्थिक वाला इकोनॉमिक सेक्शन हम लोग देखेंगे। इससे पहले मेरे आपसे 6 से 7 सवाल हैं। आप इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल आपसे ये है कि स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट जो है आपकी, स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट आपकी किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है। सेकंड आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु में अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पे स्टैब्लिश किया गया है। यूएनओ ने अपना ओशियन साइंस डिकेड किस वाले ईयर स्पेन को घोषित किया है, मतलब 2025 से 30 है कि 21 से 30 है, कौन सा सेक्शन है आपको बताना है कि यूएनओ ने ओशियन साइंस डिकेड आपका जो है ये कौन से ईयर को बनाया है। अपूलिया खाद्य प्रणाली आपकी पहल कहां पे स्वीकार की गई है, किस संस्था से जुड़ी है अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल। टाइम ने अभी किस कंपनी को, किस भारतीय कंपनी को इंडिया जगरनॉट का टाइटल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ग्लोबल फोरम आपकी किस स्थान पे स्टैब्लिश की गई है, कहां पर मतलब डिसीजन लिया गया है कि एआई ग्लोबल फोरम आपकी बनाई जाएगी, और सेकंड एआई आपका जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पे हुआ है। आकाश तीर, ये आपकी डिफेंस जो सिस्टम है आकाश तीर, इसे किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। इसे हाल ने बनाया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। विक्टोरिया शी क्या है ये आपने बताना है। सिकल सेल एनीमिया का जो एलिमिनेशन जो ईयर है, कब तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है सिकल सेल एनीमिया को। कासा स्पेस एजेंसी किस देश के द्वारा भी हाल ही में बनाई गई है, कासा। और द गोल्डन थ्रेड क्या है, द गोल्डन थ्रेड क्या है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर आपका किसके मतलब क्या है ये किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। और अभी हाल ही में आपके जो नवरत्न कंपनियां ली गई हैं, जिसमें आपका हुडको है, इरेडा है, आपको इसका एस्टेब्लिशमेंट वाला जो ईयर है ये बताना है कि कब ये स्थापित हुई थी, हुडको और इरेडा। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बायो फार्मास्यूटिकल जो आपका अलायंस है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, आपको इसके मेंबर बताने हैं, और ये बताना है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन आपका कहां पे हुआ है। फ्ले ग्रीन एक वॉल्केनो एरिया है जो काफी ज्यादा अपने कॉल्डेरा में बहुत सारे ज्वालामुखियों के चलते चर्चा में है। फ्ले ग्रीन आपको बताना है किस देश का है ये फ्ले ग्रीन वॉल्केनो एरिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पर बनाए हैं कई सारे, तो आप इनके आंसर दीजिए। तो मित्रों, इन सारे प्रश्नों के बाद आइए इसको शुरू करते हैं आपके पूरे इकोनॉमी वाले सेक्शन को। तो पहली आपकी जो न्यूज है यहां पर ये है, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। सामान्यतः ये देखा गया है कि हमेशा, क्योंकि धान एक बड़ी मात्रा में बोया जाता है, लगाया जाता है, तो सीधी सी बात है, जहां सबसे ज्यादा हमेशा आपसे जो पूछा जाएगा वो धान ही पूछा जाएगा। इस बार इसका जो रेट रखा गया है वो 2300 रखा गया है, जो पिछली बार से कितना ज्यादा है, 117 रुपए। बाकी मक्का देख लीजिए, और सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे नाइजर सीड जो आपका रामतिल होता है, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि आपकी 983 है। बाकी सारे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस धान वाला याद रखिएगा 2300 रुपए, और पहले 2183 था, 117 रुपए की वृद्धि हुई है। यही आपसे पूछेगा अगर इसका पूछने का मन हुआ। 2023-24 के दौरान देश में आए 44.43 अरब डॉलर के एफडीआई में सर्वाधिक योगदान सिंगापुर का रहा है। ठीक है, पर यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एफडीआई में सबसे ज्यादा तो यहां पे सिंगापुर से आपका आया है, जो टोटल हमारे पास आया है। टोटल हमारे पास 44.43 अरब डॉलर है, जिसमें सिंगापुर का सबसे ज्यादा है। लेकिन यह भी याद रखना है कि पिछली बार से अगर देखा जाए तो ये 3.5% कम है आपका। ठीक है, टोटल जो एफडीआई है ये 3.5% कम है। ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि भारत में 4 से 5% की वृद्धि हुई है, तो याद रखिए 3.5% कम है। इसी तरह के स्टेटमेंट आपको इकोनॉमी करंट अप्लाइड जो सेक्शन है वहां से देखने को मिलते हैं, और आप पूरा एक एक लाइन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसके चलते आपके प्रश्न गलत होते हैं। तो यहां पर देखिए, इस किताब को सीधा सा रंग कर मैं आपको करवाना नहीं चाह रहा हूं। यहां पर मेरा यही उद्देश्य है कि जब मैं आपको करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूं, आपको बताऊं, तो थोड़ा सा मैं आपको तरीका भी दूं कि भाई आपने कौन कौन से ऐसे सेक्शन है, किस तरीके से आपने करंट अफेयर को पढ़ना है, और किस तरह की इंफॉर्मेशन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर जो एफडीआई है 44.43 अरब डॉलर, ये आपका एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, फिर आपका अमेरिका है। ये तीनों देशों का क्रम याद रखिए, चौथे स्थान पर नीदरलैंड है। और पर यह याद रखना है कि 3.5% कम है ये। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्रम बना दिया गया है, सिंगापुर, ये मॉरिशस, ये अमेरिका, और बाद में आपका 4th प्लेस पे आपका नीदरलैंड है। ये चारों देश याद रखिए। ऐसा आपको 3 से 4 देशों का क्रम भी दिया जा सकता है। सिंगापुर आपको याद रखना है, 3.5% कम है आपका एफडीआई।
कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में जो विश्व बैंक और आपके S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है, इनके द्वारा जारी किया गया है, इस बार जो भारत के 9 बंदरगाह हैं उसे इस सूचकांक के शीर्ष 100 में रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि टॉप 2 कौन से हैं भारत के जो 9 बंदरगाह जो हैं सूचकांक में रखे गए हैं, ये आपके टोटल 100 में भारत के 9 हैं। इस 9 में आपके टॉप 2 कौन से वाले हैं, ये आपने सर्च करके बताना है, कमेंट्स में इसका आंसर देना है आपने। और ये इसलिए हो पाया है, भारत के 9 कंटेनर इसलिए आ पाए क्योंकि सागरमाला कार्यक्रम जो है इसने बंदरगाहों का, देखिए एक प्रश्न आपका ये भी है, सागरमाला जो कार्यक्रम है ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और उनकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए है, सुधार करने के लिए है। तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला कार्यक्रम है। आपको ये भी बताना है कि सागरमाला जो है कब आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, आप उसको सर्च करते हैं तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, फिर आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो देखिए पूरी इस रैंकिंग में चीन का आपका यांगशान बंदरगाह, ओमान का सलाला बंदरगाह जो है रैंकिंग में 2 आपके बंदरगाह जो है सबसे शीर्ष में। इसके अलावा कार्टाजेना आपकी 3rd पोजीशन पे है। टैंजियर, याद रखिए टैंजियर मेडिटेरियन जो है 4th पोजीशन पे है। और भारत में देखा जाए तो 19वें स्थान पे आपका विशाखापत्तनम है, और उसके बाद जो है आपका मुद्रा बंदरगाह भी इस बार 27वें स्थान पे रहा है। तो विशाखापट्टनम और मुद्रा आपके बंदरगाह ये 2 हैं जो इसकी टॉप 100 रैंकिंग में रखे गए हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की सॉवरिन रेटिंग स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक की है, लेकिन रखा इसको आपके BBB में है, BBB में रखा गया है, ठीक है। तो ये सकारात्मक इस बार स्टेबल से आपकी पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आई है। ये आपकी कैटेगरी पूछी जा सकती है, हालांकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, पर इतना याद रखिए स्टेबल से अब इसको आपके सकारात्मक में ले लिया गया है। लेकिन जो रैंकिंग है वो अगर ऑप्शन में आपको A++ लिख दिया जाएगा तो उस पर आप थोड़ा सा संदेह मत करिएगा, A+ नहीं है। महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड बंदरगाह आपका बनाया जा रहा है। मित्रों यहां पर महाराष्ट्र के वदावन में आपका 76,200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर आपका बंदरगाह बनाया जा रहा है। आपको एग्जैक्ट वो बंदरगाह की जो लोकेशन है बतानी है कि क्या वो पालघर है। आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र के वदावन में जो 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड आपका बंदरगाह बनाया जा रहा है, वो एग्जैक्ट वो बंदरगाह है क्या, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। मान लीजिए उसकी एग्जैक्ट आपको नाम बताना है, आपको लोकेशन बतानी है। और बाकी आपसे मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि यूएनओ ने आपका ओशन साइंस डिकेड आपका कब घोषित किया है, तो ये आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है विंजिगम पोर्ट आपका, तो केरल में देखिए याद रखिए केरल में अडानी द्वारा विंजिगम जो आपका पोर्ट है इसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने का अधिकार मिला है। किसको, ये पहले तो याद रखिए केरल में है और अडानी समूह के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, और यह कार्गो को बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। आधुनिक अधिकृत आर्थिक संचालक रत्न और आभूषण जो निर्यात संवर्धन परिषद है हमारी, इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है क्योंकि भारत सरकार ने रत्न आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा अप्रैल 2024 में दे दिया है। इससे क्या है, विकास और प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलेंगे। अब यह स्थिति क्या है कि भाई कार्गो रिलीज के समय को कम करती है और बैंक गारंटी का 50% तक घटाती है। इस तरह की कुछ सहूलतें दे दी जाती हैं। और बाकी अभी आपसे एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि भाई तमिलनाडु में नया इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा आपका कहां पे बनाया जा रहा है, सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पे बनाया जा रहा है, ये आपका एयरपोर्ट होगा, न्यू एयरपोर्ट। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है, ठीक है, इतना याद रखिए ब्रिटेन से हमने मंगाया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल कितना सोना है, तो ये आपका देखिए 822.1 टन सोना है, जिसमें 413 टन सोना विदेशों में जमा है। और यहां सबसे ज्यादा देखिए किसके पास है, तो सबसे ज्यादा यहां पे आपका अमेरिका के पास है, ये 1st पोजीशन में है, 8,133 टन है इसके पास, और भारत 9th पोजीशन में है इसमें, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। जिम्बाब्वे द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित आपकी मुद्रा जारी की गई है, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि करंट अफेयर में जिम्बाब्वे अभी फिर चर्चा में था, एक काफी बड़ा करंट का एक इवेंट है यहाँ पे, आपको बताना है कि भाई क्या है, मतलब जिसके चलते ये चर्चा में रहा है। और लिविंगस्टोन आपका एक प्लेस है जो चर्चा में रहा है। लिविंगस्टोन किस लिए चर्चा में रहा है, यहाँ कौन सा एक बड़ा कॉन्फ्रेंस सम्मेलन या किस लिए चर्चा में रहा लिविंगस्टोन, ठीक है, तो ये आपको बताना है। शायद वो काजा नाम आपको याद आ रहा होगा। मैं बहुत तेजी से आपको ये सारा कवर करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके किसी काम की नहीं, लेकिन हाँ ये जो पॉइंट है ये आपको कम से कम याद रहने चाहिए। वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। तो देखिए सबसे बड़े जो व्यापारिक साझेदार है भारत के कौन है, पहले तो चाइना है,
फिर यूएसए है, फिर आपका यूएई है। इन तीनों देशों को इसी क्रम में आपने याद रखना, चाहे कोई भी पासवर्ड बना लीजिए। तो देखिए 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ जो चीन है, अमेरिका को पीछे छोड़ के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बन गया, 118.4 अरब डॉलर। उसके बाद 118.3 जो है अमेरिका के साथ है हमारा, ठीक है, और बाकी उसके बाद आपका जो है यूएई है। कि मित्रों टॉप 3 आपको पता चल चुके हैं, चाइना, अमेरिका, यूएई। बाकी फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन भी आप याद रखिए। बाय द वे मतलब कि यहाँ पर सेकंड थर्ड की बजाय बाकी दे दिए जाएं कि भाई सही क्रम क्या है, तो उसमें हो सकता है कि फोर्थ फिफ्थ पोजीशन वाले भी आपको दे दिए जाएं। और ये इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है तो ये करंट अफेयर का बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखिए, फर्स्ट आपका चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड यूएई, फोर्थ यहाँ पे क्या है आपका, तो रूस है, रशिया के साथ है, और फिफ्थ आपका जो व्यापार है आपका वो सऊदी अरब के साथ है। तो 5 टॉप 5 याद रखिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको इन लोगों को 4 देने हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि चाइना अमेरिका के बाद यहाँ पर यूएई और आपका रूस ना देके सऊदी अरब ये सब दे दिया जाए, ठीक है। और 6th पोजीशन पे आपका सिंगापुर है। आरबीआई ने प्रभाव पोर्टल जो है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक आपका रिपोजिटरी का अनावरण किया है। तो प्रभाव पोर्टल आपका आरबीआई से जुड़ा हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रभाव पोर्टल एक आपका केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना जो है आपकी ऑनलाइन आवेदन करने को सुविधाजनक बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रभाव पोर्टल जो है इस तरीके से काम करेगा। तो आरबीआई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना सा आपको सिंपली इसमें ये याद रखना है। तो यहाँ पर मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल फोरम आपका किस स्थान पे, मतलब ये तय किया गया कि भाई हम एआई ग्लोबल फोरम को एस्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार वाला देश बन चुका है, ठीक है। तो भारत ने ब्राजील, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ के इन 2 देशों को पीछे छोड़ा है। तीसरे स्थान पे भारत आ चुका है घरेलू एयरलाइन वाले मामले में। यहाँ पे देखिए टॉप 3 देश दे रखे हैं, अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर चाइना, फिर भारत, फिर 4th पोजीशन पे आपका जापान है। तो ये याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी घरेलू एयरलाइन में भारत 3rd पोजीशन पे आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि टॉप पे पूछ लिया जाए कौन है, तो अमेरिका है, या फिर टॉप 4 का एक क्रम दे दिया जाए जिसमें आपको जापान तक के देश याद होने चाहिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है आपका हुरून के द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें भारत की क्या है, भारत 3रे पोजीशन में है और 4थे स्थान पे ब्रिटेन है आपका, और पहले पे कौन है, अमेरिका। तो देखिए सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपके अमेरिका में है 703, फिर आपके चाइना में है 340, उसके बाद तीसरी पोजीशन में भारत है, ठीक है। तो आपके तीसरी पोजीशन में भारत है और आपका यहाँ 4थी पोजीशन में ब्रिटेन आ गया है। तो याद रखिए, रिपोर्ट में कहा गया कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म आपका स्विगी और जो फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित आपका ड्रीम 11 है, भारत के सबसे बड़े मूल्यवान वाले यूनिकॉर्न है, जिनकी आपकी कीमत जो है 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हुआ है। ये बस आंकड़ा याद रखिए कि 2 मिलियन आपके हेक्टेयर जो वृक्ष क्षेत्र है ये नष्ट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि वृद्धि हुई है, लेकिन ये नष्ट हुआ है, इतना हमने बढ़ाया नहीं, ये नष्ट हुआ है आपका, ये आप याद रखिए। और यहीं आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आकाश तीर जो है ये आपका किस संस्था के द्वारा बिल्डअप किया गया, ये है क्या, ठीक है। अब इसी के साथ मित्रों यहाँ पर जो आपकी ग्लोबल फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2.33 मिलियन हेक्टेयर आपके वृक्ष क्षेत्र भारत में नष्ट हुए हैं। और यहाँ पर टोटल इसका आंकड़ा दे रखा है कि भाई आपके 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन जो है नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो आपके वन यहाँ पे नष्ट हुए हैं, तो कुल वृक्ष आवरण की जो आपकी हानि है, तो ये 60% जो है 5 राज्यों में असम सबसे ऊपर है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृक्ष हानि हुई है आपकी। तो असम याद रखिए, ये टॉप स्टेट पूछा जा सकता है। और वहीं अगर बात की जाए आग के कारण सर्वाधिक अगर वृक्ष आवरण की हानि की बात की जाए, तो आग जो है, आग ने सबसे ज़्यादा कहाँ पे वृक्ष आपके खराब किए हैं, उड़ीसा में। आग से उड़ीसा है, और टोटल हानि में देखा जाए तो असम यहाँ पर रैंकिंग में आपका सबसे ऊपर है। पहले असम है, उसके बाद आपका मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है। तो यहाँ के आपके नॉर्थ के ही स्टेट हैं ये। भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी। देखिए भारत में क्या है कि भाई अग्रणी जो सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी है टाटा AIG,
इसने सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी दी है सैटेलाइट वगैरह इन सबको संरक्षण देने के लिए। तो टाटा इस तरह की पॉलिसी को लेके आया है। याद रखिए भारत का लक्ष्य क्या है कि 2032 तक अपने विश्वव्यापी प्रक्षेपण बाजार हिस्से को 5 गुना बढ़ाकर $47.3 बिलियन तक करना है। और यहीं पर इन्हीं सारे जो आपके प्रक्षेपण वाले जो यान है सैटेलाइट से, इन्हें आपका यहाँ पे सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी टाटा दे रहा है। तो टाटा याद रखिए। एफडीआई पर अंकटाड की रिपोर्ट आई है। तो भारत एफडीआई के मामले में वैश्विक स्तर पे 15वें स्थान पे है, याद रखिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम जहां पे $49 बिलियन के आसपास थे, वहीं अब $28 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, ये 43% की आपकी गिरावट है। और इससे पहले भी मैंने आपको 3.5% की जो आपका बाकी देशों से जो एफडीआई भारत में आता है उसमें 3.5% की गिरावट थी। और यहाँ पर आपके टोटल जो एफडीआई है, यहाँ पर सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने के मामले में अमेरिका 311 अमेरिकी डॉलर पहले स्थान पे है। वहीं भारत 2022 की तुलना में 43%, मतलब जो 2022 में हमें $49 बिलियन मिला था, इस बार 28 मिला है। तो हमारा जो है पिछले साल की तुलना में 43%, 43% की गिरावट आई है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिए। और यहाँ पर क्या है कि देखिए उस समय एफडीआई के मामले में भारत 8वीं रैंक पे था, अब 15वीं पे पहुंच चुका है। और इस रिपोर्ट में आपके ब्राजील शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता में 5वें स्थान पे है और हांगकांग आपका, सिंगापुर ये आपके बाद में हांगकांग आपका 4थे स्थान पे है, सिंगापुर तीसरे और आपका चाइना दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ अमेरिका सबसे बड़ा, यहाँ पर $311 अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया। और भारत में जहाँ पिछली बार $49 बिलियन था, इस बार $28 बिलियन है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। आरबीआई ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दिया है, जो एक टोटल लाभांश जो आरबीआई प्राप्त करता है। जैसे कि आरबीआई प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को अपनी अधिशेष आय दे देता है, जिसमें आपका जो ये निवेश करता है, जहाँ डॉलर भंडार के मूल्यांकन के उतार चढ़ाव या मुद्रण शुल्क वगैरह प्राप्त करके टोटल जो पैसा कमाता है, वही आपका टोटल होता है कि भाई कितना लाभांश ऊपर गया है। तो ये आपका 2,10,874 करोड़ रुपए जो है, 2.11 लाख करोड़ रुपए जो है हस्तांतरित किए हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है 141% अधिक है अगर इसे लास्ट ईयर 2023 के तुलना में देखा जाए। यहां पे मित्रों आपको एक बात और याद रखनी है कि यहां पर आपको बिमल जलान की अध्यक्षता में जो पैनल बनाया गया था, जो आर्थिक पूंजी ढांचा आपको कितना रखना है, उसके संदर्भ में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई आप आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट में 6.5 से लेके 5.5% के दायरे में अपने आकस्मिक जोखिम बफर जो है आपका सीआरबी इसको बनाए रखना है। और इसी के चलते 2023-24 में भारत ने 6.50 अपना आकस्मिक जोखिम बफर जो है बनाए रखने की बात रखी है, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था को क्या दिखाता है, आपके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, लचीलेपन को दिखाता है। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखिएगा कि आपके ये मतलब आपके जो बैलेंस शीट में जो है आपका आकस्मिक जोखिम बफर वगैरह जो है आपका, और खास तौर पे आर्थिक पूंजी ढांचे आरबीआई के संदर्भ में ये बिमल जलान की अध्यक्षता में पैनल भी आपका बना था, गठित हुआ था। ग्लोबल आपके सिटीज इंडेक्स 2024 में जो भारतीय शहर दिल्ली है, इसकी 350 रैंक आई है। और बाकी अगर यहाँ देखा जाए तो न्यूयॉर्क आपका जो शहर है यूएसए का, ये आपका शीर्ष है, उसके बाद आपका लंदन है, ये टॉप 2 याद रखिए। और भारत में आपका दिल्ली 350 रैंक के साथ है। और यहाँ पे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भाई सिकल सेल एनीमिया के समाप्ति का वर्ष हमने क्या रखा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको टॉप 3 मैंने बताया, न्यूयॉर्क, लंदन और आपका सैन होजे जो यूएसए, ये टॉप 3 पे है। और भारत में दिल्ली 350 रैंक पे और बंगलुरु आपका 411 रैंक के साथ सेकंड पोजीशन पे है। बाकी इसमें पॉइंट आपके काम का कोई है नहीं। और वहीं वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर जो है 1000वें स्थान पर है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे यूपी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिए। यूएनडीपी को फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में $1 ट्रिलियन वेस्ट, तो यूएनडीपी की जो फूड वेस्ट इंडेक्स आया उसमें यह बताया गया कि भाई $1 ट्रिलियन जो है वो फूड आपका वेस्ट हो रहा है। और इसके संदर्भ में ये पूरा जो है यहाँ पे डाटा दिया गया है कि मुद्रा मूल्य में देखा जाए तो यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $1 ट्रिलियन का खाना जो है वो आपका बर्बाद हुआ है। और भारतीय रुपए में देखा जाए तो 84 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा आपका जो खाना है ये बर्बाद हुआ है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पे दी गई है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए भोजन में प्रति व्यक्ति बर्बादी तो ये मालदीव आपका टॉप पे है, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान है। भारत इसमें क्या है 55,
भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी जो किग्रा में है वो आपकी 55 केजी है, ये पूछा जा सकता है 55 केजी, और मालदीव में आपकी 207 है। वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, इस पेज को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 2023-24 में देश में आपके टोटल, देखिए भारत के कुल निर्यात जो है आपका वस्तुगत निर्यात और सेवा का टोटल जो भारत का कुल निर्यात है वो आपका है 776.68। एक तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल हमारा निर्यात कितना है, तो ये आपका 776.68 अरब डॉलर आपका टोटल निर्यात है। और ये 2022-23 से क्या है, 0.04 जो है 0.04 ज़्यादा है, अधिक है पिछली बार से। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका एक बन जाएगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन बनता है, यहाँ का जो क्वेश्चन बनेगा आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे अगर आप लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ेंगे। 2023-24 में देश के वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयात में 854.80 अरब डॉलर अनुमानित किए गए थे, जो वर्ष 2022-23 में 898.0 अरब डॉलर के आयातों की तुलना में 4.3% कम है यहाँ पे। और 2023-24 के दौरान ही भारत के कुल वस्तुगत निर्यात जो है आपका 437.06 अरब डॉलर और आयात आपका इतना रहा। और वर्ष 2022-23 में क्रमशः ये 451.07 अरब डॉलर और ये आपका 715 अरब डॉलर के आसपास का आयात रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई 2023-24 के दौरान जो वस्तुगत व्यापार घाटा है आपका ये 240.17 अरब डॉलर रहा, और वर्ष 2022-23 में व्यापार घाटा जो है आपका 264 अरब डॉलर था, जबकि इस बार आपका 240 अरब डॉलर का घाटा है। 2023-24 के दौरान ही भारत के जो आपके गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण आयात हैं ये 422.80 अरब डॉलर हुए हैं, जबकि 2022-23 में ये 435 अरब डॉलर के साथ था। इस प्रकार गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण आयात की कुछ जो कमी है 2023-24 में हुई है। सेवाओं का आपका जो विदेशी व्यापार है ये 339.62 अरब डॉलर और आयात जो है 177.56 अरब डॉलर के आसपास रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये चार्ट है, इसे आप एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप इसे ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका पूरा जो व्यापार वाला भी 2 पेज का सेक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह में आंकड़े इस समय उपस्थित हैं। देखिए वित्त मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में जो आपका प्रत्यक्ष कर लक्ष्य है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अधिक रहा है। लक्ष्य यहाँ पे ये था कि भाई 18.23 करोड़ जुटाने का लक्ष्य था, जबकि ये आपका बाद में जिसे बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। और यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है आपका, तो ये टोटल आपका शुद्ध जो प्रत्यक्ष कर संग्रह है 19.58 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो इस वर्ष के लिए बजट अनुमान की तुलना में 7.40% और संशोधित अनुमान की तुलना में 0.67% अधिक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो डेटा है यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सकल कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह जो है आपका 11.32 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पूर्व में जो आपका सकल था वो 10 लाख करोड़ की तुलना में 13% अधिक था। और अगर बात की जाए सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह की, तो ये 12.01 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पूर्व वर्ष में आपका 9.67 लाख करोड़ रुपए के संग्रह की तुलना में 24% अधिक है। मतलब सकल व्यक्तिगत आयकर जो है ये अधिक है 24%। ठीक है, ये याद रखिए कि ये ज्यादा रहा है आपका। और शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह कितना रहा है, तो ये 10.44 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पहले आपका 8.33 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 25% अधिक है। तो शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह भी ज्यादा रहा है और यहाँ पर आपका सकल व्यक्तिगत आयकर भी ज़्यादा रहा है। कुल मिला के यहाँ आप देखेंगे टोटल ही पॉजिटिव चल रहा है, कहीं भी निगेटिव यहाँ पे है नहीं। पर ये थोड़े से आंकड़े दिमाग में रखिए, खास तौर पे ये जो आपका शुद्ध व्यक्तिगत आयकर है 10.44, या फिर आपका यहाँ पे जो 23.37 करोड़ रुपए का ये, और या फिर आपका यहाँ पे जो ये आंकड़े दिए हुए हैं जो ज़्यादा आपके ब्रॉड वे में दे रखे हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार की प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों ही तरह के करों से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह कितना रहा, तो देखिए केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह रहा है 20.14 लाख करोड़ रुपए, जो कि पूर्व के 22-23 की तुलना में 11.7% की वृद्धि दर्शाता है। ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई 11.7% अधिक है आपका केंद्र सरकार का जीएसटी।
और टोटल कितना है 20.14 लाख करोड़ रुपए, इसको याद रखिए। तो एक तरह से 20 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है आपका। टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई है। इसमें आपके देखिए अलग अलग इन्होंने यहाँ पर कैटेगरीज में 3 भारतीय कंपनियों में, जैसे रिलायंस हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, टाटा ग्रुप, ये तीनों को शामिल किया गया है। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी में स्थान दिया गया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पायनियर जो है आपका, इसको पायनियर कैटेगरी में रखा गया है आपके सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी को। और अगर टॉप पे देखेंगे यहाँ पे आप, तो देखिए बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब आपका $233 अरब, एलन मस्क 195, और अरबपतियों की जो आपकी फोर्ब्स की सूची आई है, इसमें जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहली बात है सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पे है, तो 813 अरबपति आपके अमेरिका में है, और आपके 473 अरबपति चाइना में, फिर आपके थर्ड पोजीशन में भारत में। तो सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर भारत में है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो देखिए मुकेश अंबानी 9th पोजीशन में है। और ये फोर्ब्स की जो आपकी रैंकिंग है, इसमें देखिए ध्यान से, सबसे टॉप पे आपके बर्नार्ड अर्नोल्ड है, ठीक है, सेकंड आपके एलन मस्क हैं, और थर्ड पोजीशन पे आपके जेफ बेजोस हैं, फोर्थ पोजीशन पे आपके मार्क जकरबर्ग हैं, और यहाँ पे आपके 10th पोजीशन में अल्फाबेट गूगल वाले हैं, मुकेश अंबानी यहाँ पे 9th पोजीशन में। ये 9th पोजीशन वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जनरली इसमें फर्स्ट वाला नहीं पूछा जाता। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाएगा फोर्ब्स का, तो मुकेश अंबानी 9th रैंक पे है, गौतम अडानी 17वीं, और शिव नाडर आपके 39 रैंक पे हैं। ये भारत के टॉप 3 हैं। और यहाँ पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हुडको इरेडा आपका कब इस्टेब्लिश हुआ है, इसका आपको ईयर बताना है। भारत ईरान ने चाहबार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध लिया है। देखिए ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित चाहबार बंदरगाह के शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्ष के लिए भारत मतलब करेगा। अब इसमें कुछ वैसा कोई पॉइंट बहुत काम का है नहीं, बस इतना पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का मतलब कहाँ पे भारत ने संचालन स्टार्ट किया 10 वर्ष के लिए, तो ये याद रखिए ये आपका ईरान में है, ठीक है, शाहिद बहेश्ती वाले नाम पे याद रखिए ईरान। आपके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हो चुका है। 16 वर्ष तक बातचीत के विभिन्न दौरों के बाद 4 यूरोपीय देश जो आपके हैं, उनके साथ यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है। इसमें कौन से देश हैं, इसमें आपका नॉर्वे है, आइसलैंड है, आपके लिechtenstein है, और स्विट्जरलैंड है आपका, ठीक है मित्रों। इसमें आपका लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये 4 देश हैं। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, आपका लिechtenstein हो गया, और स्विट्जरलैंड हो गया। नालसा याद रखिए, भारत की आपको नालसा याद होगी, तो नालसा लिख लीजिए ताकि आपको चारों देश याद रहें कि ये नालसा है आपका। तो यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 4 देशों के साथ हुआ है। ये 4 देश यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 मार्च 2024 को ये आपका पैक्ट हुआ है। वर्ष 2023-24 में प्रमुख आपके कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम जो सामने आए हैं, इसमें टोटल जो आपका 2023-24 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन है ये 1541.87 लाख, और रबी का जो है वो आपका 1551.61 लाख टन है, ठीक है मित्रों। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके खरीफ और रबी का, इसको आप याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी बहुत सारे हैं, ये आपको सब याद नहीं रखने किस में कितना आ रहा है। ये मेनली आपसे ये धान गेहूं वाला ही जो टोटल है, ये आपसे टोटल पूछेगा कितना है ये टोटल, या टोटल जो आपका खाद्यान्न अनाज है दोनों का जो ये कितना रहा। यहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है इसके मेंबर कौन है, और बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन अभी कहां पे हुआ है ये आपने बताना है। और बागवानी का देखा जाए तो ये आपका 355.48 मिलियन टन टोटल यहाँ पे रहा है इसका प्रोडक्शन। बाकी आलू प्याज ये सब कितना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। 2023-24 के उत्पादन के पहले अग्रिम की बात की जाए तो 355.25 मिलियन टन है आपका, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा और को आपके नवरत्न दिया गया है, और अभी हमने बात की थी हुडको आपके इरेडा इनको मिल चुका है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहां टोटल आपके देखिए मित्रों, इरेडा नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली देश की 17वीं कंपनी बन गई है। तो 17 कंपनियां आपकी टोटल यहां पे दी गई हैं। तो यहां पर आपको जो ये 17 कंपनियां हैं, इसमें मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि जो इरेडा है और हुडको को भी आपका दिया गया है, तो इन्हें मतलब कि कब स्टैब्लिश किया गया था। बाकी देखिए थोड़ा ध्यान से इन्हें देख लीजिए, ये वाली जो लिस्ट है पूरी आपकी, इसमें कौन कौन सी जो है आपकी वो आपकी नवरत्न कैटेगरी में आती है,
और बाकी सिंपल सा इसका लॉजिक है कि आप बेसिकली महारत्न को याद रखिए। महारत्न कई बार इस तरह से ऑप्शन में पूछता है। बाकी यहाँ तो बस इतना पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस आपकी कंपनी को जो है वो आपके नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे इरेडा है और अभी हुडको को भी दे दिया गया है, तो हुडको भी याद रखिए, इरेडा भी। इनका इस्टेब्लिशमेंट वाला जो ईयर है वो देख लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए भारत में इन 17 नवरत्न कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 13 कंपनियां जो है महारत्न हो चुकी हैं और मिनी रत्न आपकी 75 है। ठीक है। और बाकी नवरत्न वाला जो क्या है, नवरत्न के संदर्भ में अब जो इरेडा है 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न तीनों के जो क्राइटेरिया होते हैं ये जरूर देखिए। इन पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अंतरिम बजट के संदर्भ में डेटा है जहां पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनने के आसार नहीं है, क्योंकि अब जो आपका बजट आ चुका है वहीं से आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। और भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। अब इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे सूर्योदय योजना पूछ ले किस लिए है, तो ये आपके रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए है। मतलब घर की छतों पर जो आपका सोलर सिस्टम पैनल लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में है। 1 करोड़ घरों की छत पे लगाने का लक्ष्य है आपके सूर्योदय योजना के तहत। और बाकी जो आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, तो इसमें आपके 3 रेलवे कॉरिडोर बजट जो हैं ये घोषित किए गए हैं। एक ऊर्जा है, एक खनिज है, एक आपका सीमेंट कॉरिडोर है। ये मतलब एक आपका ऊर्जा खनिज है, एक सीमेंट है, एक आपका पतन संपर्क है और एक आपका भारी यातायात घनत्व है। सॉरी, मैं इसको आपको फिर से डिटेल के साथ बताता हूं। देखिए मित्रों, इस बार आपके विकास की तेजी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ने 3 आपके रेलवे कॉरिडोर बजट में घोषित किए हैं। इनमें से एक आपका है ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, तो ये एक है। दूसरे में है आपका पतन संपर्क कॉरिडोर, मतलब पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तीसरा है आपका भारी यातायात घनत्व कॉरिडोर, मतलब हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर हो गया, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर हो गया और एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर हो गया। ये 3 आपके कॉरिडोर बिल्डअप किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत। और बाकी अभी बात हमने की थी सूर्योदय योजना, तो 1 करोड़ आपकी घरों की छत पे रूफ टॉप सोलर सिस्टम को बिल्डअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस प्रकार 2024-25 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में 16.9% की वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है पूंजीगत व्यय में, ये अंतरिम बजट का आंकड़ा है। बाकी सब्सिडी में देखिए कौन है, तो देखिए 2024-25 में सब्सिडी इस तरह से है, खाद्य, उर्वरक, ब्याज और एलपीजी। ठीक है, ये चारों के क्रम का एक पासवर्ड बना लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेटा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी अभी जो आपका दूसरा बजट है उसी के डेटा ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपके अंतरिम बजट में जो अगर पूछा जाता है तो शायद ये जो आपका कॉरिडोर बिल्डअप किया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तीनों जो कंपोनेंट हैं, या फिर आपका सूर्योदय योजना वगैरह पे एक प्रश्न बन सकता है। और पूंजीगत आपका याद रखिए वे जो है 16.9% है। आपके सामने यहां पर ये देखिए, ये दे रखा है कि राजकोषीय घाटे का क्या है। तो 2022-23 में 6.4, 23-24 में 5.8, 24-25 में बजट ये में रखा गया 5.1 आपका। और राजस्व घाटा इस तरीके से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं आप यहाँ पर 2024-25 के लिए जो आपकी विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, तो इसी में आपका टोटल यहाँ पे क्रम दे रखा है कि किसमें कितना पैसे का यहाँ पर आपका निवेश रखा गया है। 13 मंत्रालयों को कुल व्यय का अनुमानित 54% हिस्सा दिया गया है। इनमें रक्षा मंत्रालय को 2024-25 में सबसे अधिक 6,21,541 करोड़ रुपए, तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा दिया गया है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप याद रखिए, ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बजट में कुल व्यय में आपका जो है, इसमें पूंजीगत व्यय जो है आपका, इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसे 11.11 लाख करोड़ रुपए तक ये आपका पहुंच गया है। और ये आपका कितना है, 16.9% हमने पढ़ा था कि इतना है। और भारत मौजूदा समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं प्रति व्यक्ति आय कितना है, $2601 है। और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो भारत 142वें स्थान पे है। आपको ये भी यहां पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी पर जो आपकी रिपोर्ट आई है, इसमें यह है कि भाई जो आपकी गिरावट है 17.89% गरीबी की गिरावट हुई है, क्योंकि भाई 29.17 से 11.28% आबादी जो है आपकी, लगभग 24.82 करोड़, ये लोग बाहर हुए हैं।
तो इसे पढ़ते हैं। देखिए, नीति आयोग की जो आपकी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आप प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट आई है, इसमें भारत की बहुआयामी गरीबी 29.17% जो है 2013 से घट के 11.28% रह गई है। इस तरह बहुआयामी जो आपकी निर्धनता है ये 17.89% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है कितने से कितना हो गया, तो 29.17 से 11.28% मतलब हो चुकी है। इस समय अगर भारत में पूछा जाए कितनी एमपीआई है इस रिपोर्ट के तहत, तो भारत की वर्तमान में 11.28% एमपीआई के अकॉर्डिंग गरीबी है। और कितनी गिरावट आई है, तो भैया 17.89%। ये जो 29.17 से 11 चला गया ना, ये 17.89% की गिरावट, और 24.82 करोड़ लोग बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस परिवर्तनकारी अवधि के दौरान 24.82 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर जा चुके हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो 2.75 करोड़ लोग कम हुए हैं। और इस सूची में अगर देखा जाए तो भाई राज्य स्तर में सबसे पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर हुए हैं। तो इसमें याद रखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा क्रम है। यूबीएम राज, ये पासवर्ड अगर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस मतलब क्रम में आपके हुए। अब बेसिक सी बात है, यूपी में इस समय वर्तमान में आपकी जो पॉपुलेशन है अगर देखा जाए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार तो 24 से 25 करोड़ पहुंच चुकी है। तो जहां पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से उतने ही ज़्यादा गरीब भी कम होंगे। तो इसलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर आपका मध्य प्रदेश है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी सिंपल यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संदर्भ में वही पुराने आंकड़े हैं, ये आपके बहुत काम के यहाँ पे है नहीं। और इनका यूज़ किया गया है यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट को, सेंसस को बनाने के लिए। तो 12 इसमें संकेतक लिए गए हैं। और ये किस पद्धति पे बेस है, तो अल्किरे फोस्टर जो पद्धति है उसी के आधार पे ये आपका बिल्डअप किया जाता है आपके नीति आयोग के द्वारा। विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड की अगर बात की जाएगी, ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी गया था। ये आपकी जो एसेंचर है ये फर्स्ट है, एसेंचर फर्स्ट है, टीसीएस सेकंड है, इन्फोसिस थर्ड है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है भैया सबसे मूल्यवान, तो ये आपकी एसेंचर है। दुनिया के बदनाम बाजारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाजार भी शामिल हैं, जिसमें कौन से हैं, मुंबई का हीरा पन्ना, दिल्ली का करोल बाग और बेंगलुरु का सदर आपका जो पटरप्पा रोड मार्केट है। ये 3 क्षेत्र यहाँ से लिए गए हैं कि जहाँ पर भाई ऑनलाइन वगैरह धोखाधड़ी बाजार वगैरह सारी चीज़ें बिल्डअप हैं। भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जो है ई स्वर्ण जो है आपका, ये ई स्वर्ण है। इसके मतलब आपका जो इंडस इंड बैंक है उसकी तरफ से रुपए नेटवर्क पे भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए इसे आपके इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है रुपए नेटवर्क पे। तो ई स्वर्ण आपका क्या है, भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है। ये आपको इतना याद रखना है इसके संदर्भ में। एनएससी विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया है, ये बस लाइन याद रखिए, बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, पहले तो ये याद रखिए कि जो आपकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है ये आईएलओ निकालता है। ठीक है, यहाँ पे संस्था के नाम पे आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो वर्ल्ड यहाँ पे जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ भी, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आपकी आईएलओ की है। दूसरी बात है कि इसमें कहा गया है कि भाई 5.2% तक जो आपकी है बेरोजगारी दर 2024 में बढ़ सकती है, और 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़ के 5.2% तक हो जाएगी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई इतनी बेरोजगारी हो जाएगी 5.2%। ये आंकड़ा याद रखिए, ये किसके तहत है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आईएलओ। तो आईएलओ आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी कुछ इसमें कुछ काम का है नहीं। कुवैती दिनार विश्व की सबसे महंगी मजबूत, आपको याद होगा 67th बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल कौन सी आपकी करेंसी है, तो ये आपका कुवैती दिनार है सबसे महंगी, फिर बहरीन की दिनार है, फिर ओमानी है, फिर जॉर्डियन है, फिर आपका जिब्राल्टर पाउंड है। बस ये याद रखिए कुवैती दिनार सबसे महंगी है, एक मतलब कुवैती दिनार के बराबर है 3.25 अमेरिकी डॉलर, तो ये सबसे महंगी है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उभरते उद्यमों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप जो है आपके, और अगर श्रेणी बी में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और वहीं पे आपका गुजरात, कर्नाटक, ये क्रम में याद रखिए आप लोग, ये नंबर 1 आपका गुजरात है।
और यहाँ पे अलग अलग टाइप की यहाँ पे दे रखी श्रेणियाँ कि भाई कौन सा राज्य जो है आपका कौन सी श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पे आपको यूपी बिहार याद रखना है। देखिए बिहार और हरियाणा जो है आपके महत्वाकांक्षी नेताओं, तो ये महत्वाकांक्षी नेताओं के रूप में इस वाली कैटेगरी में बिहार है, और उत्तर प्रदेश आपका लीडर श्रेणी में है। बाकी इतना सारे ये स्टेट दे रखे हैं, ये आपको याद ना तो हो पाएंगे, ना आपको करने, ना ही यहाँ से इस तरीके से प्रश्न स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। बिहार याद रखिए हरियाणा के साथ महत्वाकांक्षी नेताओं की लिस्ट में है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपका लीडर श्रेणी वाले में है। बस ये टेबल थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। लीडर याद रखिए उत्तर प्रदेश, और महत्वाकांक्षी नेता आपका बिहार है। ठीक है, ये आपको बस इतना याद रखना है। भारत FATF के जो रेगुलर फॉलोअप है उसमें आ चुका है। दरअसल जो आपका रेगुलर फॉलोअप होती है ये अच्छी कैटेगरी होती है, ये मतलब एक अच्छी कैटेगरी है। जैसे ब्लैक लिस्ट सबसे खराब होती है, ये एक अच्छी लिस्ट है। अब आपको बताना है कि हाल ही में ग्रे लिस्ट से बाहर किस देश को किया था इसने। ये भी एक करंट अफेयर का एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में आपके जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया था। ये आपने कमेंट्स में मुझे ये प्रश्न भी बताना है, और मैंने लगभग आपसे 10 से 12 प्रश्न पूछे हैं, आपने इन सारे प्रश्नों के मुझे उत्तर देने हैं। तो मित्रों यहाँ पे भारत 5वां देश है, 4 अन्य देश आपके इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, ये 4 और भी इसके संगठन है, और भारत सहित ये लोग हैं जो आपके इसके रेगुलर फॉलोअप नियमित अनुवर्ती श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका टोटल इकोनॉमी वाला सारा सेक्शन हो गया। दरअसल इकोनॉमी का इस तरीके का डेटा होता है कि इसमें से फाइंड आउट करना कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी ज़्यादा समय ले जाता है। पर मित्रों ये थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा इसमें डिले और रुकावट हुई है आपको ये वीडियो बनाने में मुझे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास था कि यहाँ से इकोनॉमी के सबसे मोस्ट इवेंट और कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी नज़र में थे आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो मित्रों इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स में जरूर मैंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप सभी लोग मेरे पूछे गए जो अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो में उनका आंसर नहीं है, आपसे जो मैंने जितने भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे उनका जवाब कमेंट्स में बिल्कुल क्रम बना के सारा नाम लिख के आप जरूर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको परीक्षा में ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। बाकी मित्रों हमारी BPSC के लिए ब्रह्मास्त्र आपकी जो टेस्ट सीरीज है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग उसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपके 40 टेस्ट होंगे। बाकी गुणवत्ता के लिए मैंने आपके साथ कुछ मॉडल आंसर अपने जो हमारे मॉडल पेपर हैं वो मैंने शेयर किए हैं। आप उन्हें एक बार हमारे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहीं पे सारी प्रोसेस है आपकी किस तरीके से आप एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों वीडियो में लाइक जरूर दिया करिए और कमेंट जरूर कीजिए।